Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th February 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about symbols of political parties. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस आर्टिकल का। आखिर ये आर्टिकल हम पढ़ क्यों रहे हैं अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल्स। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो लास्ट ईयर पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था वो तो आपको पता ही होगा। बहुत सारे जो वहाँ की रूलिंग पार्टी थी उस टाइम की MVA, उसके MLAs यहाँ गुवाहाटी में भी आकर के काफ़ी टाइम रुके थे। और उसके बाद वहाँ पे जो वहाँ की MVA तो कोलिशन पार्टी का नाम था, जो मेन उस कोलिशन पार्टी के अंदर जो पार्टी थी उसका नाम था शिवसेना। और शिवसेना के अंदर एक डिवीज़न हुआ था जिसमें कई सारे जो शिवसेना के MLAs थे दे बिकेम रेबल। और उसके बाद दे जॉइंट शिंदे ग्रुप या शिंदे फैक्शन। और तब से लेकर के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है कि कौन पार्टी इन दोनों में से किसकी पार्टी कही जाएगी ओरिजिनल शिवसेना और किसकी पार्टी के पास शिवसेना का जो ओरिजिनल इलेक्शन सिंबल है वो रहेगा। सो दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन, दिस इशू हैज़ बीन गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र सिंस लास्ट ईयर इटसेल्फ. So both factions have been fighting to keep the party's original name and election symbol and to represent the real शिवसेना. ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास था. अब नाउ इलेक्शन कमीशन हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट. इलेक्शन कमीशन हैज़ अलाउड मिस्टर एकनाथ शिंदे फैक्शन टू यूज द नेम ऑफ शिवसेना एंड पार्टीज सिंबल. तो एकनाथ शिंदे वाला जो ग्रुप है अब वो कहा जाएगा ओरिजिनल शिवसेना और वही यूज कर पाएगा शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल था. अभी उद्धव ठाकरे की टीम ने कहा है कि दे विल चैलेंज दिस डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट. लेकिन इस मामले को सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है with respect to symbol and name of political party that is considered to be final and binding. लेकिन उद्धव ठाकरे की जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ और तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रही है. उद्धव ठाकरे की टीम जो है वो जो डिवीज़न हुआ ही है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में उस डिवीज़न को ही क्वेश्चन चैलेंज कर रही है कि उस टाइम में कई सारे 16 से 17 मेंबर्स जो हैं MLA वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए बट हुए नहीं. तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे या सिंबल पे फाइनल होता है, फाइनल एंड बाइंडिंग होता है. उद्धव ठाकरे की टीम चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने के बजाय जिस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादा MLA हैं उस बेसिस को चैलेंज कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के कुछ MLAs को डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ एंड ऑल. तो वो सारा मामला इस तरीके से उद्धव ठाकरे की टीम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाने की कोशिश कर रही है. तो ज़रा देखते हैं कि आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे ये फैसला करती है कि कौन सी पार्टी के पास कौन सा सिंबल रहेगा या कौन सा नाम कौन सी पार्टी इस्तेमाल कर सकती है. तो ये जो डिसीजन लेता है इलेक्शन कमीशन दैट इज़ टेकन एज पर सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968. तो जो भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं चाहे नेशनल लेवल पे या स्टेट पार्टीज़ पे, स्टेट लेवल पे नेशनल पार्टीज़ या स्टेट लेवल की जो पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड हैं उनका कौन सा सिंबल होगा या कौन सा नाम इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ फैक्शन या डिवीज़न दैट इज़ डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर दिस ऑर्डर सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968. लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का स्प्लिट किसी अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी में होता है, ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन ना ही वो नेशनल पार्टी है ना ही वो स्टेट पार्टी है, इस तरीके का स्प्लिट ऐसे पार्टीज़ में होता है तो वहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन सीधा सीधा फैसला सुनाने के बजाय दोनों ही ग्रुप को कहता है कि या तो मामले को इंटरनली रिजॉल्व कर लें और दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट. इलेक्शन कमीशन उस मामले में डायरेक्ट फैसला नहीं सुनाता है, लेकिन नेशनल या स्टेट लेवल की पार्टीज़ के केस में इलेक्शन कमीशन उनके नाम या सिंबल को लेकर के जो डिस्प्यूट होता है उसमें वो फैसला सुनाता है. इस केस में ये जो शिवसेना का केस है हाल फिलहाल में, इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है वो किस बेसिस पे सुनाया है वो भी ज़रा देखते हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है ऑन द बेसिस ऑफ सादिक अली केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1972.
क्या है सादिक अली केस, वो जरा समझते हैं। देखिए, 1969 में जो कांग्रेस सरकार थी या कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके बीच में स्प्लिट हुआ। एक तरफ कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स जैसे के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, इस तरह के लोग थे जिनको कहा जाता था कांग्रेस सिंडिकेट। इन लोगों ने इंदिरा गांधी जी को एक्सपेल कर दिया था कांग्रेस से 1969 में, और इस तरीके से कांग्रेस का डिवीजन हुआ। कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू कांग्रेस ओल्ड एंड कांग्रेस न्यू। अभी कांग्रेस ओल्ड या कांग्रेस न्यू का जो डिवीजन हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो सिंडिकेट ग्रुप था, के कामराज वाला या नीलम संजीव रेड्डी वाला, इसको ओरिजिनल कांग्रेस की तरह आइडेंटिफाई किया और इंदिरा गांधी वाले ग्रुप को फिर नया इलेक्शन सिंबल दिया गया इस तरीके का। तो पहले कांग्रेस का सिंबल कुछ ऐसा हुआ करता था और बाद में वो सिंबल बदल करके फिर जो इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस था उसको ये सिंबल दिया गया, और जो सिंडिकेट ग्रुप था उसको ये 2 ऑक्सेस एंड दिस योक ये अलाउ किया गया टू रिटेन। यानी कि मुद्दा ये है कि कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ 1969 में, और 1969 में जो सिंडिकेट ग्रुप था हेडेड बाय के कामराज, उसके पास या उनके पास रह गया ये ओरिजिनल सिंबल ऑफ कांग्रेस, और इंदिरा गांधी का ग्रुप जो बना कांग्रेस के स्प्लिट से, उसको नया सिंबल ऐसा कुछ दिया गया। बाद में इंदिरा गांधी ग्रुप ने अपना इलेक्शन सिंबल बदल करके फिर ये पंजा ऐसा रख लिया जो आज तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ओरिजिनल कांग्रेस था धीरे धीरे वो फेड आउट हो गया। आज इट हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस एंड हैज़ एंडेड अप, इट इज़ नो लॉन्गर फंक्शनिंग। और जो इंदिरा गांधी कांग्रेस था दैट इज़ स्टिल फंक्शनिंग दो इन सम डोलड्रम्स, लेकिन आज भी कांग्रेस तो है। तो ये जो डिवीज़न किया गया था सुप्रीम इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि नहीं, सिंडिकेट ग्रुप के पास ओरिजिनल साइन रहना चाहिए, सिंडिकेट ग्रुप के पास ओरिजिनल नाम रहना चाहिए। ये जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसको जो चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस केस का नाम है सादिक अली केस ऑफ 1972। इंदिरा गांधी ग्रुप ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को जस्टिफाई किया था। बोला था ये फैसला जो है वो जस्टिफाइड है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है ये एलोकेट करने का कि कौन सी पार्टी को ओरिजिनल साइन या ओरिजिनल नाम मिलना चाहिए। उसी केस के दौरान इंदिरा गांधी के ग्रुप को तो ओरिजिनल नाम या ओरिजिनल सिंबल मिला नहीं, लेकिन उसी सादिक अली केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 टेस्ट या 3 क्राइटेरिया ले डाउन किए इलेक्शन कमीशन के लिए कि जब भी वो इस तरह के स्प्लिट के केस में नाम या इलेक्शन सिंबल अलॉट कर रहे हो तो 3 क्राइटेरिया उनको चेक करने हैं इन सादिक अली केस। फर्स्ट, द टेस्ट ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी। तो जो ओरिजिनल पार्टी है और जो नई पार्टी है उन दोनों का एम या ऑब्जेक्टिव कितना सिमिलर है। पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल और जो नई बन रही पार्टीज हैं उनमें से किसका कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा मिलता जुलता है। और ये दोनों क्राइटेरियाज में अगर एम्बिग्यूटी रहे तो फिर है टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी, किसके पास ज़्यादा एमएलएज हैं या ज़्यादा एमपीज़ हैं। तो इस केस में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है वो इसी तीसरे क्राइटेरिया के बेसिस पे लिया है, क्योंकि ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे वाले शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम ओरिजिनल बाला साहब वाले शिवसेना के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादा एमएलएज थे और इसी कारण से इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया। ये सादिक अली केस वाला जो डायरेक्टिव दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बेसिस पे टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी का फैसला लगा करके एकनाथ शिंदे ग्रुप को दे दिया गया इलेक्शन सिंबल एंड नेम। उद्धव ठाकरे यही चैलेंज कर रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी थी ही नहीं। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वी विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, क्लेमिंग इनके पास मेजॉरिटी थी ही नहीं क्योंकि इनके 16 एमएलएस तो डिस्क्वालीफाई हो जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर एटलीस्ट वी हैव लर्नड अबाउट फ्यू थिंग्स कि पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल या नाम कौन अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन, उसका डिसीजन फाइनल होता है। हमने कुछ नई चीज़ें भी देखी। कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल स्टार्टिंग में कैसा था, अब कैसा हो गया। कांग्रेस में स्प्लिट हुआ 1969 में, मामला गया कोर्ट में, सादिक अली केस। वहीं देखिए आप बीजेपी का इलेक्शन सिंबल कुछ ऐसा हुआ करता था, इलेक्शन सिंबल ऑफ भारतीय जन संघ, जिसको आज बीजेपी कहते हैं। दैट वाज 1951 से लेकर के 1977 तक ऐसा था चुनाव चिन्ह, इलेक्शन सिंबल। Then this Bharatiya Jan Sangh merged with Janata Party 1977 and had a symbol of farmer with plow. Later on in 1980, the symbol of BJP
दैट इमर्ज्ड आउट फ्रॉम दिस जनता पार्टी। बीजेपी वापस से मूव आउट हो गई जनता पार्टी से और अपना नाम भारतीय जनसंघ से बदल करके कर दिया भारतीय जनता पार्टी, और एक नया इलेक्शन सिंबल अटेन किया, ये कमल चिन्ह, जो आज तक वो फॉलो कर रहे हैं। The next article is about PM Vikas scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. So देखिए, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया आदि महोत्सव। आदि महोत्सव को हम लोग कहते हैं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। ये ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए साल में एक बार ये आदि महोत्सव या नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी का नाम है ट्राइफेड and it is conducted under overall surveillance of Ministry of Tribal Affairs. तो आदि महोत्सव मनाया जा रहा था, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। उसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदि महोत्सव को इनॉग्रेट करते हुए अनाउंस किया कि भारत सरकार हाल फिलहाल में लेकर के आए हैं पीएम विकास स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड आर्टिसंस। तो मुद्दा यह है कि पीएम विकास का सीधा सीधा कोई लेना देना ट्राइबल से है नहीं, लेकिन ट्राइबल्स के लिए चल रहा था आदि महोत्सव। आदि महोत्सव या नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम विकास स्कीम को अनाउंस किया, बताया कि हम हाल फिलहाल में लेकर के आए हैं पीएम विकास स्कीम। तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि पीएम विकास स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द रिसेंटली प्रेजेंटेड यूनियन बजट ऑफ 2023-24। एम क्या है पीएम विकास स्कीम का? पहले फुल फॉर्म देख लीजिए पीएम विकास का, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तो विश्वकर्मा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि विश्वकर्मा जी ने कई सारी ऐसे चीज़ें बनाई, पुष्पक विमान एंड ऑल, तो उनको पूरे दुनिया का क्रिएटर माना जाता है। तो इसी तरीके से जो आर्टिसंस हैं उनको माना जा सकता है क्रिएटर ऑफ इम्पॉर्टेंट एंटिटीज अराउंड अस। तो आर्टिसंस के डेवलपमेंट के लिए, उनके ओवरऑल इकोनॉमिक ऑगमेंटेशन के लिए ये स्कीम लाया गया है पीएम विकास स्कीम, जिसको अनाउंस किया गया इन द बजट 2023-24। तो पर्पस क्या है पीएम विकास स्कीम का? टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस इन आवर कंट्री। तो गोल है टू इन्हांस देयर स्कोप कैलिबर ऑफ इंडियन आर्टिसन। तो देखिए, एक वक्त इंडिया अपने आर्टिसन और उनके प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता था। फिर ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री एंड दे सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ताकि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई उनके देशों में मशीन से बनाई गई चीज़ें, पावर लूम्स में बनाई गई चीज़ें इंडियन मार्केट को कैप्चर कर पाए। तो इंडियन आर्टिसन इंडस्ट्री वंस वाज ग्लोबली रिनाउंड, इट lost its significance because of colonization of India by Britishers, and the imperialism led to flow of factory made goods in Indian subcontinent, especially in India, and that led to destruction of Indian artisan industry, और उसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है अंडर पीएम विकास स्कीम। तो द स्कीम एम्स एट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, ऐसा कहा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट प्रेजेंटेशन के दौरान व्हेन शी अनाउंस्ड पीएम विकास स्कीम। It will try to regain India's global reputation in arty crafts and all. आज भी इंडिया के कुछ ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आर्टिसन या आर्टी क्राफ्ट इंडस्ट्री सेगमेंट में पूरे वर्ल्ड वाइड नोन है, जैसे कश्मीरी सॉल एंड रजाई। बट जैसे कश्मीरी सॉल एंड ऑल, दे आर वेरी पॉपुलर इन टर्की एंड ईरान। आने वाले टाइम में पीएम विकास स्कीम की मदद से इंडियन आर्टिसन इंडस्ट्री को अगर हमने रिवाइव किया तो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनके लिए इनकम का नया सोर्स आएगा और इंडिया का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड मार्केट में पॉपुलर होगा। तो दैट इज़ हाउ इंडिया का ग्लोबल रेपुटेशन भी स्ट्रांग होगा। दिस इज़ द गोल ऑफ पीएम विकास स्कीम। पीएम विकास स्कीम के अंतर्गत जो आर्टिसंस हैं उनको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ओपनिंग ऑफ क्रेडिट लाइन यानी कि बैंक से लोन भी दिलवाया जाएगा इफ़ नीडेड। The PM Vikas scheme will specifically focus on people or artisan of weaker section and women. MSME जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल लेवल पे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको इनकरेज किया जाएगा कि आर्टिसंस के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का वो इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कोई चटाई बना दिया किसी ने, कोई डोर मैट बना दिया, MSME इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज किया जाएगा कि वो आर्टिसंस द्वारा बनाए गए इन प्रोडक्ट्स को सोर्स करें, खरीदें और अपनी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करें। The next article is about India's moderating current account deficit and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो जरा देखते हैं। Look, balance of payment is an overall
statement of transactions made between a country and rest of the economy in a particular year. सरल भाषा में कहें तो पूरे साल भर में किसी देश से जितना पैसा गया और जितना पैसा आया, उन दोनों का फाइनल स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, हिसाब किताब, बैलेंस कितना हमने लिया या दिया। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो देश से पैसा जाता है या देश से में पैसा आता है, पैसा जाने का आउटफ्लो या इनफ्लो दोनों का दो टाइप हो सकता है, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। ये सब तो आप बेसिक इकोनॉमी में पढ़ते ही होंगे। करेंट अकाउंट के अंदर आ जाता है ट्रेड इन गुड्स, जिसको हम लोग मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा जाता है ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफ़र लाइक प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट और अर्निंग्स एंड ऑल। तो trade in services, transfers, earnings are also known as invisible part of current account, while trade in goods is known as visible part. वहीं capital account includes FDI, FII, external commercial borrowing and all. तो current account की अगर बात की जाए तो current account mainly includes these three things. ये जो आर्टिकल है that is based on current account deficit. देखिए current account deficit क्या होता है? करंट खाते में, यानी कि इन सब चीज़ों में, ट्रेड इन गुड्स या ट्रेड इन सर्विसेज या ट्रांसफर्स या अर्निंग में जितना पैसा हमारे देश से गया और जितना पैसा आया, दोनों के बीच का अंतर। जैसे करंट अकाउंट में मेनली तो ट्रेड होता है, तो मान लीजिए कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, तो जो डिफरेंस होगा दैट विल लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। घाटा हो गया ना, हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया, सामान ज़्यादा मंगाया, एक्सपोर्ट कम किया, तो ओवरऑल हमारे देश से पैसा विदेशों में जाएगा। दैट इज़ नोन एज करेंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया इन जनरल करेंट अकाउंट पे तो घाटे में ही रहता है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, खासकर कुछ एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं हमारे, जैसे क्रूड ऑयल एंड ऑल, वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसका इंपोर्ट बिल ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मली इन करेंट अकाउंट वी आर इन डेफिसिट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में हम लोग जनरली सरप्लस में रहते हैं, हम लोग को FDI वगैरह मिल जाता है, दैट हेल्प्स अस इन रिमेनिंग इन सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, फिर भी अगर ओवरऑल हम सरप्लस में आ गए, जैसे यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट था $26 बिलियन, यानी कि हमारे देश से करंट अकाउंट में हमारे देश से $26 बिलियन हमारे देश से बाहर गया, जबकि कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है $90 बिलियन, यानी कि ओवरऑल कैपिटल अकाउंट में $90 बिलियन हमारे देश में आया। तो दोनों के बीच का अंतर हो गया $63 बिलियन, यानी कि ओवरऑल इतना पैसा हमने कमाया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो सरप्लस में है, करंट अकाउंट में हम डेफिसिट में है। तो ओवरऑल वी अर्नड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इन आवर फेवर $63 बिलियन, एंड दिस $63 बिलियन हेल्प्स इन मेकिंग आवर फॉरेक्स रिजर्व, जिसको RBI मेंटेन करता है। आपको पता होगा, बेसिक इकोनॉमी में आपने पढ़ रखा होगा, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन करेंसी असेट, यानी कि दूसरे देशों की जो करेंसी हमारे पास होती है, डॉलर, यूरोज एंड ऑल, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच इन IMF, ये दोनों, इन दोनों का लेना देना है IMF से, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिवर्स ट्रांच, ये सब आपने बेसिक इकोनॉमी में जरूर पढ़ रखा होगा। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड और पेपर गोल्ड, एंड रिवर्स ट्रांच इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज look, special drawing rights is also known as sometimes white gold and paper gold, reverse tranche is also known as gold tranche and all। तो मुद्दा ये है कि अगर हमने कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रखा, करंट अकाउंट में डेफिसिट रखा, तो जो एक्स्ट्रा $63.5 बिलियन रहा, ये बन जाता है हमारे फॉरेन करेंसी असेट का हिस्सा, एंड दैट अल्टीमेटली हेल्प्स इन बिल्डिंग अप ऑफ आवर फॉरेक्स रिजर्व। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि करंट अकाउंट में भले डेफिसिट हो जाए तो हो जाए, कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रखा जाए, और इतना सरप्लस रखा जाए कि करंट अकाउंट के डेफिसिट को तो मेकअप करें ही, उसके अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा सरप्लस रहे जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व को ऑगमेंट करने में मदद करे। फॉरेक्स रिजर्व का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी असेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आउट ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसी असेट्स आर द बिगेस्ट कंपोनेंट, फॉलोड बाई गोल्ड। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो देखिए हाल फिलहाल में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट अब मॉडरेट हो रहा है या कम हो रहा है। पिछले साल रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत महंगे हो गए, और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जब महंगे हुए तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ गया, क्योंकि इंडिया इज एसेंशियली एन इम्पोर्टर ऑफ दीज एनर्जी रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। जब इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया था, बट थैंकफुली अब धीरे धीरे इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ दिस कमोडिटी आर कमिंग डाउन, एंड दैट इज़ वाई करंट अकाउंट डेफिसिट धीरे धीरे हमारा मॉडरेट हो रहा है या नैरो हो रहा है। तो फॉल इन कमोडिटी प्राइसेस प्लस
इंक्रीजिंग रेमिटेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि हर साल हमारा देश लगभग 80 से 85 बिलियन डॉलर रेमिटेंस में कमाता है। रेमिटेंस होता है फॉरेक्स रिजर्व, जो दुनिया के भारत के लोग जो विदेशों में काम करने जाते हैं और वहाँ से जब काम करके पैसा कमा के इंडिया में वापस भेजते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो इसको कहा जाता है रेमिटेंस। तो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस अर्नर है। सबसे पहले हम हैं, लगभग 85 या 90 बिलियन डॉलर हर साल हम कमाते हैं। दूसरे नंबर पे है मेक्सिको, तीसरे नंबर पे है चाइना। तो रेमिटेंस अर्निंग इस साल और बढ़ी है। उम्मीद है कि इस साल इंडिया का रेमिटेंस अर्निंग 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा। तो एक तरफ तो कमोडिटी प्राइसेस का फॉल होना, रेमिटेंसेस का बढ़ना, और सर्विस में इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है सर्विसेज। तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट बूस्ट होना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस कारण से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट धीरे धीरे मॉडरेट हो रहा है। अभी भी हम डेफिसिट में ही हैं, पर एटलीस्ट द करंट अकाउंट डेफिसिट इज मॉडरेटिंग डाउन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पैंगोलिन्स। टुडे इज वर्ल्ड पैंगोलिन्स डे। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होते हैं पैंगोलिन्स? तो ऐसे स्केली स्किन्ड मैमल्स होते हैं, ऐसे उनके स्किन ऐसे मोटे मोटे स्केलिंग होती है उस पर, और ये जो स्किन का जो स्केल्स हैं आप देख रहे हैं, ये बहुत हार्ड होता है इन पैंगोलिन्स का। अगर कभी भी इनको दिखता है कि इनके ऊपर खतरा है तो अपने आप को इस तरीके से बॉल शेप में वो फोल्ड कर लेते हैं ताकि हंटर्स इनको मार ना पाए, क्योंकि ये स्केल जो है वो काफ़ी हार्ड होता है, इनको मारना इतना सरल नहीं होता। तो जैसे ही वो खतरा देखते हैं, दे fold themselves into this ball kind structure to protect themselves. पैंगोलिन्स की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में इनके 8 स्पीसीज़ हैं। एशिया और अफ्रीका में मिलते हैं 8 स्पीसीज़। 8 में से 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, कुछ उसमें से वल्नरेबल हैं, बट 2 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उनकी पॉपुलेशन लगातार गिरते जा रही है। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन। पैंगोलिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट हंटेड एनिमल्स अक्रॉस द वर्ल्ड एज पर IUCN। दे आर हंटेड फॉर मीट, मेडिसिन्स, बूट्स, बैग, बेल्ट, etc। तो बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है पैंगोलिन्स की। पैंगोलिन्स की अगर बात की जाए तो दे आर सॉलिटरी एनिमल्स, अकेले रहना पसंद करते हैं। प्राइमरीली नॉकटर्नल एनिमल, रात को ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इनको हम लोग स्केली एंट ईटर्स भी कहते हैं। स्केली क्यों कहते हैं वो तो आप देखिए, इनके स्किन को देखिए, स्केल्ड स्किन है। एंट ईटर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे प्रेफर ईटिंग एंट्स। करंट कॉन्टेक्स्ट देते हैं तो आज का दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 फरवरी वर्ल्ड पैंगोलिन डे है। इस कॉन्टेक्स्ट पे ट्रैफिक नाम के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में 2018 से लेकर के 2022 तक में there have been 1,203 pangolins who have been illegally traded across India। तो ट्रैफिक नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरा देखते हैं, समझते हैं, जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है अबाउट इलीगल ट्रेड इन पैंगोलिन्स इन लास्ट 4 years। तो ट्रैफिक इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम। इनफैक्ट ट्रैफिक को आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल NGO है या ज्वाइंट प्रोग्राम आप कह सकते हैं ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो WWF और IUCN का ज्वाइंट इनिशिएटिव है ट्रैफिक। इसका मेन पर्पस है टू इंश्योर दैट द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट बिकम थ्रेट इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो मुद्दा यह है कि जो वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स का ट्रेड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वो इतना ज़्यादा ना हो कि इन वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स के सर्वाइवल पे खतरा हो जाए। तो उसका ध्यान रखने का काम होता है ट्रैफिक का। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट बनाता है। इसी कारण से इसने पैंगोलिन्स के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई है। ट्रैफिक वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विद साइट्स। साइट्स का भी यही गोल है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का ट्रेड बहुत ज़्यादा ना हो और उससे उनकी पॉपुलेशन निगेटिवली इम्पैक्टेड ना हो, ये पर्पस है साइट्स का। तो साइट्स के साथ ट्रैफिक मिल करके कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ट्रैफिक नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड UPSC ने 2017 में ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट B20 मीटिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में नहीं आना चाहिए। तो देखिए, G20 की जब मीटिंग होती है, जैसे हमारे देश में इस साल G20 मीटिंग चल रही है, तो उसी लाइन पे फिर G20 कंट्रीज से जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस डेलीगेट्स हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है B20।
तो B20 इज अ पार्ट ऑफ G20 समिट. इट इज़ द वॉइस ऑफ G20 बिजनेस कम्युनिटी. B20 कंपोजेज ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम G20 कंट्रीज. B20 कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ साउथ कोरिया में 2010 में. B20 या बिजनेस 20 का अपना कोई स्टैंडिंग सेक्रेटेरिएट तो है नहीं, लेकिन जिस साल जिस देश में G20 होता है उस साल उस देश में साइडलाइंस में B20 भी कराया जाता. तो हमारे देश में 2023 में चल रहा है G20, तो हमारे देश में इस साल B20 के भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होंगे. और उसी B20 का एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ है मणिपुर में. तो मणिपुर में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में B20 के 4 कॉन्फ्रेंसेज में से पहला कॉन्फ्रेंस है. नॉर्थ ईस्ट इज गोइंग टू हैव 4 शेड्यूल्ड कॉन्फ्रेंसेज of B20. Out of that, this one that has been held in Imphal, Manipur is the first. इसका टाइटल था अपॉर्चुनिटीज फॉर मल्टीलैटरल बिजनेसेस, पार्टनरशिप इन ICT, टूरिज्म, हेल्थ केयर एंड हैंडलूम. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. जो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, इसमें सीधा रिवर्स कर दिया इन्होंने. पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे को रिलेटेड. पेमेंट एग्रीगेटर इज एक्चुअली रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स एंड बिजनेस मर्चेंट, जबकि पेमेंट गेटवे इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर. तो ये रिवर्स कर दिया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एंड वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल हैज बीन बिल्ड बाय चंडेल डायनेस्टी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.